Hello friends, my name is Bhushan Milmile. Okay. From today onwards, I am here going to explain you the various topics belongs to the BSc first year Santa Gargi Baba Amravati University Amravati. So one of them is the Paksinia Graminis Treatise. ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज़ ध्यान दो और अच्छी तरह से समझ लो. आपके अच्छे से काम में आएंगे ये, ठीक है. सो सिस्टमैटिक पोजीशन मीन्स इसका क्लासिफिकेशन जो तुम्हारे सिलेबस में एनाइस वर्थ नाम के साइंटिस्ट का जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली जो डिवीजन है यूमाइकोटिना है पक्सिनिया का, और सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना है, क्लास पक्सिनियोमाइसिटिस है, ऑर्डर यूरेडिनेल्स, फैमिली पक्सिनियासी, जीनस पक्सिनिया, स्पेसीज ग्रामिनीज एंड द वेराइटी इज ट्रिटिसाई. ये अच्छी तरह से याद कर लेना और पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्लासिफिकेशन ज़रूर लिखना, ठीक है. अच्छा दिखेगा, ठीक है. तो व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे पहचानेंगी किसी पर्टिकुलर प्लांट को ये फंगस ने इन्फेक्ट कर रखा है. तो these are the red pustules that you can see on the screen. These are the symptoms that shows that कि तुम्हारा प्लांट को किसने इन्फेक्ट कर रखा है, पक्सिनिया ने, ठीक है. ये देखना जब भी अगली बार खेत में जाओ तो ये ज़रूर नोटिस करना, ठीक है, और बताना अपने पप्पा को कि पप्पा दैट इट इज़ बीन इन्फेक्टेड बाय दी पक्सिनिया. ओके. सो पक्सिनिया इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट. पैरासाइट मीन्स हमको पता है, पैरासाइट मीन्स विच ग्रो ऑन द लिविंग होस्ट, और ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, दैट इट ऑलवेज ग्रो ऑन द लिविंग होस्ट, ठीक है. और पक्सिनिया जो ग्रामिनीज है, पक्सिनिया क्या है, जीनस का नाम है, ग्रामिनीज क्या है उसकी स्पेसीज है. तो उसके अलावा भी बहुत सारी स्पेसीज है, लेकिन पक्सिनिया की जो ग्रामिनीज जो स्पेसीज है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, क्योंकि ये वीट को इन्फेक्ट करती है और वीट बहुत जगह अपने उगाया जाता है, उसका बहुत प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसकी वजह से इंडिया में बहुत कॉमन है, ठीक है. और उसके अलावा भी जो ग्रासेस की फैमिली है, ग्रासेस की फैमिली का नाम है ग्रामीनी फैमिली, पुराना नाम, नया नाम है पोयासी फैमिली, इसलिए उसको ग्रामीनीज नाम दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स. ओके. सो वीट के अलावा वो ओट, बार्ली या फिर किसी और जो ग्रास फैमिली के मेम्बर्स है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. फंगस पक्सिनिया जो है उसकी बहुत एक स्पेशलिटी है दैट इट इज़ हेटेरोशियस, मतलब इट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. क्योंकि एक होस्ट से इसका काम नहीं चल सकता, इसलिए 2 होस्ट लगेंगे. तो एक तो पहला है वीट प्लांट जिसको बोला जाएगा प्राइमरी होस्ट, और दूसरा है बारबेरी प्लांट जिसको बोला जाएगा सेकेंडरी होस्ट. ये 2 होस्ट लगेंगे और इन 2 होस्ट पे उसके स्पोर्स एक की जगह दूसरी जगह स्प्रेड आउट होंगे, और इस तरह से उसकी लाइफ साइकिल, उसकी यानी कि इसकी पक्सिनिया ग्रामिनीज ट्रिटिसाई की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है. तो डिफरेंट स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है जिसमें उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होंगी, जिसमें से पहली जो 2 है या फिर 3 है वो किस पे होंगी, वीट प्लांट पे यानी प्राइमरी होस्ट पे, और जो लास्ट की 2 है वो किस पे होंगी, बारबेरी प्लांट पे. ओके, ठीक है. तो पहली स्टेज है यूरेडियल स्टेज एंड द स्पोर्स आर कॉल्ड एज द यूरेडोस्पोर्स. दूसरी स्टेज है टिलियल स्टेज एंड द स्पोर्स आर कॉल्ड एज द टिलोटोस्पोर्स. थर्ड स्टेज होती है बेसिडियल स्टेज एंड द स्पोर्स आर कॉल्ड एज द बेसिडियल स्पोर्स. एंड द फोर्थ स्टेज होती है पिक्निडियल स्टेज एंड द स्पोर्स आर कॉल्ड एज द पिक्निडियोस्पोर्स. एंड द लास्ट वन एंड द फिफ्थ वन इज एसीएल स्टेज, और स्पोर्स को कहा जाएगा एसीओ स्पोर्स. एक एक करके सबको आराम से डिस्कस करेंगे, आखिर तक बने रहना, बहुत काम का है, ठीक है. देखो लाइफ साइकिल पहले अपन पढ़ेंगे वीट साइकिल, वीट प्लांट पे, ठीक है. वीट प्लांट पे शुरू हो रही है लाइफ साइकिल. सबसे पहले मान लो अपने को दिख रहे हैं रेड कलर के पुस्टुल्स अपने को दिख रहे हैं, तो समझ लेना वीट प्लांट, योर वीट प्लांट हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाय दी पक्सिनिया, ठीक है. तो एक रैंडम उस स्पोर का नाम मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा. एक स्पोर आ गए तुम्हारे वीट प्लांट पे, गिर गए, ठीक है. उसने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया, तो जर्मिनेशन स्टार्ट करने के बाद वो जो स्टेज होंगी वो होंगी यूरेडियल स्टेज, ठीक है. देखो पहली वाली स्लाइड एक बार देखो. रेड जो तुमको स्टेम पे दिख रहे हैं, रेड रस्ट जिसको बोला जाता है, क्योंकि यूरेडोस्पोर जो है उसका कलर रहता है रेड कलर, ठीक है. इसलिए वो स्टेज को यानी यूरेडियल जो स्टेज है, दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी रेड रस्ट और समर रस्ट. समर रस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्च या फिर समर के जो मंथ्स है उसमें ज़्यादा दिखती है, ठीक है.
ओके, जो यूरेडियल स्टेज है उसमें जो स्पोर्स है, मैंने क्या नाम बताया उनका, यूरेडोस्पोर्स। यूरेडोस्पोर की क्या खासियत होती है, वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, यानी जो सेल सिंगल सेल्ड, स्पोर्स आर सिंगल सेल्ड, वन सेल्ड, और एक सेल होते हैं लेकिन उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए बाई न्यूक्लिएट। ठीक है, और जो दो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए उनको डाइकैरियोटिक भी कहा जाएगा। ठीक है, और जो है वो हाइफी के ऊपर एक स्टॉक होगा, स्टॉक के ऊपर स्पोर्स ग्रो होंगे, इसलिए दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन दी स्टॉक्स। ठीक है, तो जब मान लो बहुत सारे प्रोड्यूस हो गए, स्टोमाटा की हेल्प से उनका जर्म ट्यूब अंदर चला गया। ठीक है, अंदर चला गया, उसने बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, स्ट्रक्चर को कह देंगे अपन यूरेडोसोराई। यूरेडोसोराई पे क्या होगा, यूरेडोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूस हो जाने के बाद बहुत सारे यूरेडोस्पोर प्रोड्यूस हो गए, तो अब एपिडर्मल वॉल पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर मान लो उसने बेयर कर लिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके बस की नहीं हो जाएंगी और अपना एपिडर्मिक्स, प्लांट का एपिडर्मिक बर्स्ट आउट हो जाएगा। और इस तरह से देखो एपिडर्मिक्स लिख रखा है, एपिडर्मिक बर्स्ट हो गया और यूरेडोस्पोर्स बाहर निकल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और नीचे वाले जो है ये डार्क रेड यूरेडोस्पोर है, और नीचे देखो इस थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके हाइफी है। ठीक है, यूरेडियल स्टेज, यूरेडोस्पोर के बारे में बता दिया। उसका डिस्पर्शन हवा की मदद से होता है, विंड के थ्रू। ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया जर्मिनेशन कैसे होता है, स्पोर जब भी प्लांट के लीव्स पे आ गिरे वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी उनके जो जर्म पोर है उसमें से एक हाइफी निकलना शुरू हो जाएंगी, और वो हाइफी स्टोमाटा की मदद से लीव्स के अंदर एंटर कर लेंगी। ठीक है, लीव्स के अंदर एंटर कर लेंगी, और फिर एक बार अंदर जाने के बाद फिर वो एक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देंगी। एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, वेसल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसको कहा जाएगा अप्रेसोरियम, और अप्रेसोरियम की मदद से फिर बहुत सारे यूरेडोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, और वो एक, जैसे मान लो एक वीट प्लांट पे इन्फेक्ट कर ले तो अदर जो वीट प्लांट है, जो तुम्हारे खेत के बाकी भी जो वीट के प्लांट है उसको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो गाइज मैंने एक बात बताई तुमको कि ये पैरासाइट है, तो ये और इसका क्या है, जो फिर ये न्यूट्रिएंट कैसे एब्सॉर्ब कर जाऊँगा, तो जब भी हाइफी सेल के स्टोमाटा के थ्रू अंदर गई, उसने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, फिर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये सेल के अंदर, जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उसकी हाइफी जनरली सेल के बाहर रहती है। तो सेल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसकी हेल्प से वो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाउस्टोरिया। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है क्या, नहीं दे, हाँ दे रखा है, देखो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो नीचे, उसको बोलेंगे हाउस्टोरिया। ठीक है, फिर अब मार्च था इसलिए उसको रेड रस्ट यानी यूरेडियल स्टेज अपने ग्रो हो रहे थे। उसके बाद अब सीजनल चेंज हो गए, सीज़न चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है अब वो स्पोर्स भी दूसरे चेंज हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं हो जाएंगे, उनके अब जो कंडीशन है वो उनके फेवर की नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अब जो पहले रेड थे अब वो डार्क होना शुरू हो जाएंगे और ब्लैक कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्लैक कलर के स्पोर्स यानी देखो यूरेडोस्पोर्स चेंज देयर कलर एंड कन्वर्टेड इनटू ब्राउन टू डार्क कलर, तो उसको बोला जाता है ब्लैक रस्ट। ठीक है, तो ये स्पोर्स हो गए अपने टीलियोस्पोर्स, और इस स्टेज का नाम हो जाएगा टीलियल स्टेज। ओके, पहली थी यूरेडियल स्टेज यूरेडोस्पोर वाली, अब ये नेक्स्ट है टीलियल स्टेज टीलियोस्पोर वाली। ठीक है, ओके, तो टीलियोस्पोर जो है वो उसकी वॉल यूरेडोस्पोर के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थिक रहेंगी। ठीक है, यूरेडोस्पोर में एक ही सेल था, यहाँ पे 2 सेल हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी 2 के 2 ही रहेंगे, यानी पहले 2 न्यूक्लियस थे अब वो 4 हो गए और एक सेल 2 हो गई, यानी 2 सेल एंड ईच सेल इज अ बाइन्यूक्लिएट। समझ गए? ओके, देखो यहाँ पे लिख रखा है हर एक के पास एक जर्म ट्यूब होगा और 2 न्यूक्लियस होंगे, मतलब 2 सेल है, हर एक सेल से एक एक जर्म ट्यूब डेवलप हो जाएंगे। कब होंगे जर्म ट्यूब डेवलप हो जाएंगी? जब भी ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन सी रहेंगी फिर अपनी? बेसिडियल स्टेज। बेसिडियल स्टेज में स्पोर्स जो डेवलप होंगे उनको बोला जाएगा बेसिडियोस्पोर्स। ओके,
ठीक है। तो अब टिलिडोस्पोर्स तो तैयार हो गए, टिलिडोस्पोर अब स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, हवा की मदद से ही स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये स्प्रेड हो रहे व्हीट प्लांट पे ही, अभी तक यूरिडियल स्टेज, टिलियल स्टेज और बेसिडियल स्टेज के बेसिडियोस्पोर, ये तीनों व्हीट प्लांट को ही अफेक्ट करेंगे। तो व्हीट प्लांट को अब टिलियल स्टेज स्प्रेड हो रहे व्हीट प्लांट पे ही, अब वो फैल गए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जैसे ही मतलब फैलना शुरू हो गए, जर्मिनेशन के समय क्या होगा, जो टिलिडोस्पोर के जो न्यूक्लियस थे अभी भी अलग अलग थे, यूरिडियल में भी अलग थे, टिलियल में भी अलग थे। तो अब वो न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए, ठीक है। फ्यूज़ हो जाने के बाद अब वो न्यूक्लियस आगे चल के मियोसिस करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी जर्मिनेशन हो गया, मियोसिस भी हो गया पहले, उसके बाद जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन हो जाने के बाद अब एक स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो गया, ठीक है, हाइफी निकलनी शुरू हो गई। अब उसको बोलेंगे अपन प्रोबेसिडियम, यानी बेसिडियम के पहली वाली कंडीशन, या फिर बोलेंगे ईपी बेसिडियम। ईपी का मतलब होता है ऊपर, यानी इसके ऊपर अब क्या होगा, बेसिडिया तैयार होंगे। देखो, प्रो यानी पहले, यानी बेसिडियम की पहले की सिचुएशन बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये जो भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अब बेसिडियोस्पोर अपने तैयार होंगे, इसलिए बोला गया है ईपी बेसिडियम, ठीक है। अब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, डाइकैरियन मतलब कंडीशन थी, अब डिप्लॉयड वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन में जब भी कभी, अपने को सबको पता है, जब भी कभी मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। टिलिडोस्पोर जो था उसमें 2 न्यूक्लियस थे, वो फ्यूज हो गए, अब उनका मियोसिस हो गया, अब 4 हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे, और 4 हैप्लॉइड स्पोर जो फॉर्म होंगे वो क्या रहेंगे, अपने बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो देखो, जो एक स्ट्रक्चर निकला था उसको अपन ने बोला था बेसिडी, प्रोबेसिडियम। प्रोबेसिडियम बोलने के बाद प्रोबेसिडियम में एक सेप्टा फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो, समझो 4 सेप्टम फॉर्म हो गए, सेप्टम यानी एक पार्टीशन उनके बीच में, मतलब वो जो 4 उसको भाग में उसने डिवाइड कर लिया। अब हर 4 भाग में से एक इलोंगेटेड स्मॉल इरेक्ट स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाएगा, उस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा स्टेरिगमैटा। और स्टेरिगमैटा के ऊपर अब ईच स्टेरिगमैटा के ऊपर एक ही स्पोर फॉर्म होगा, जिसको बोला गया है बेसिडियोस्पोर, ओके। देखो बेसिडियम है, प्रोमाइसिलियम है, उसके ऊपर जो एक ऐसे स्ट्रक्चर निकला उसको बोलेंगे स्टेरिगमैटा, और स्टेरिगमैटा के ऊपर जो है बेसिडियोस्पोर ग्रो हो रहे हैं। अच्छी तरह से सारे डायग्राम्स को ऑब्जर्व करो, तुमको ध्यान में आएगा, ठीक है, ओके। अब व्हीट प्लांट का हो गया। अब कैसा है, बेसिडियोस्पोर जो है अब व्हीट प्लांट को अफेक्ट नहीं करेंगे। नाउ दे रिक्वायर्स अनदर होस्ट, दैट इज बारबेरी प्लांट, और वो बारबेरी प्लांट को ही अफेक्ट कर पाएंगे। इसलिए अब क्या होगा, वो अब हवा में फैल रहे, जब भी बारबेरी प्लांट पे गिरेंगे तभी जर्मिनेट होंगे, अदरवाइज अगर मान लो व्हीट प्लांट पे गिर गए तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है। अब बारबेरी प्लांट पे मान लो अपना बेसिडियोस्पोर जाके गिर गया, ठीक है। अब क्या होगा, वहाँ पे वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जर्मिनेशन यानी स्मॉल एक छोटी सी जर्म ट्यूब बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और वही सेम कंडीशन, फिर वो जर्म ट्यूब जाएंगी, स्टोमाटा के थ्रू अंदर जाएंगी, स्टोमाटा के थ्रू अंदर गई तो वो नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर देंगी, और नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर देंगी कौन, बेसिडियो वाली, और आगे चल के एक नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली स्टेज में क्या हो रहा है, जो नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था उसमें से 2 प्रकार के हाइफी निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब लाइक 4 से 6 दिन के बाद 2 प्रकार की हाइफी निकलना शुरू हो जाएंगी। एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ था बेसिडियोस्पोर ने फॉर्म करना शुरू किया था, ठीक है। उसमें क्या है, देखो, स्पर्मेटियल हाइफी और दूसरी रहेंगी रिसेप्टिव हाइफी, ठीक है। स्पर्मेटियल हाइफी जो निकलेंगी उसमें से ग्रो होंगे स्पर्मेटीड, ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे पिक्निडियोस्पोर, ठीक है, स्पर्मेटिया या फिर पिक्निडियोस्पोर, ठीक है। और जो दूसरी एक हाइफी रहेंगी उसको बोलेंगे रिसेप्टिव हाइफी, नाम से ही पता चलता है रिसेप्टिव हाइफी, ठीक है। तो अब क्या होगा, बेसिडियोस्पोर कैसे थे, यूनिन्यूक्लियेट थे, मतलब हैप्लॉइड थे, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम था उनमें, ठीक है। तो या तो जो स्पर्मेटिया या फिर पिक्नियोस्पोर जो अपने फॉर्म हो गए वो एक अलग स्ट्रेन के रहेंगे, और जो रिसेप्टिव हाइफी है वो एक
अलग स्ट्रेन की रहेंगी। मतलब एक कंसिडर करो दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन ऐसे मतलब फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इट शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट शोज द स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पक्सिनिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात याद रखो, पिक्निडियस स्पोर जो है वो हमेशा अपर एपिडर्मिक्स के नीचे ही फॉर्म होगी, लोअर एपिडर्मिक्स के नीचे नहीं होगी, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो गया, उस स्ट्रक्चर को बोल दिया इन्होंने पिक्निडिया, और उसमें से जो स्पोर निकलेंगे उसको बोल दिया इन्होंने पिक्निडियोस्पोर, और जो दूसरी भी एक हाइफी निकल रही है उसको बोल दिया रिसेप्टिव हाइफी, ठीक है। और एक बात क्या है, जो पिक्निडियोस्पोर है वो हवा से स्प्रेड नहीं होंगे। अभी तक के जो 3 अपन ने स्पोर पढ़े वो तीनों के तीनों हवा की मदद से ही स्प्रेड हो रहे थे, लेकिन पिक्निडियोस्पोर हवा की मदद से नहीं बल्कि इंसेक्ट की मदद से स्प्रेड होते। कैसे? दैट प्लांट सिक्रेट्स द नेक्टर, नेक्टर जो सिक्रेट होता है और नेक्टर को लेने इंसेक्ट आएंगे और इनडायरेक्टली वो पिक्निडियोस्पोर्स को भी लेके चले जाएंगे, ठीक है। और इसी बीच क्या होगा, जो पिक्निडियोस्पोर मान लो एक पॉजिटिव है, एक स्ट्रेन के है, और रिसेप्टिव हाइफी मान लो दूसरे स्ट्रेन के, कंसिडर कर लो निगेटिव, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मान लो स्पर्मेटियम या फिर पिक्निडियोस्पोर रिसेप्टिव हाइफी के ऊपर गिर गए तो उनके बीच की वॉल डिजनरेट हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, और जो पिक्निडियोस्पोर का जो न्यूक्लियस था वो रिसेप्टिव हाइफी में चला जाएगा। तो अब क्या हो गया, रिसेप्टिव हाइफी के पास 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। उस स्टेज को बोला गया है डाइकैरियोटाइजेशन, ठीक है, सिंपल है। देखो न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस था क्योंकि बेसिडियम के पास एक ही था, बेसिडियोस्पोर के पास, तो उसके ऊपर उसके बाद जो पिक्निडियोस्पोर फॉर्म होगी उसके पास एक ही रहेगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस रिसेप्टिव हाइफी के पास एक न्यूक्लियस था और अपने पिक्निडियोस्पोर के पास एक न्यूक्लियस था, तो वो दोनों न्यूक्लियस एक जगह आ गए हैं अब, ठीक है, आ गए, लेकिन अभी तक वो फ्यूज़ नहीं हुए हैं, इतना याद रखो। फ्यूज़ कब होंगे, वो टिलियोस्पोर के समय, अभी तक फ्यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी वो डाइकैरियोटिक स्टेज में है, और डाइकैरियोटिक स्टेज में ही स्पोर्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट स्टेज वाले उन स्पोर्स को बोलेंगे एसियोस्पोर। वो कैसे होंगे, जैसे पिक्निडियोस्पोर के बाद जो उनका डाइकैरियोटाइजेशन हो गया, वो जो स्पोर अब नेक्स्ट स्टेज वाले जो स्पोर होंगे वो जाके लोअर एपिडर्मिक्स की तरफ इन्फेक्ट करेंगे, और इन्फेक्ट करने के बाद वो भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, उन स्ट्रक्चर को बोला जाएगा एसिडिया। वो एसिडिया रहेंगे। वो कौन से स्पोर थे, कैसे स्पोर थे, वो जिसने एसिडिया बनाया वो स्पोर थे सिंगल सेल और बाई न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लियस थे जो कि अभी तक फ्यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने बनाया फिर एसिडिया, और एसिडिया से फिर और जो स्पोर्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, एसियोस्पोर, ठीक है। और ये अभी कौन से प्लांट पे चल रहे हैं, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर कौन से प्लांट पे चल रहे हैं, बारबेरी प्लांट पे, वेरी गुड, ठीक है। तो अब डिस्पर्सल कैसा होगा एसियोस्पोर का, वो भी हवा की मदद से ही होगा, सेम जैसे यूरिडोस्पोर में हुआ था। अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा फिर एसियोस्पोर फॉर्म होंगे, एंड दैट विल exert a pressure on the lower epidermis, results into the rupturing of the lower epidermis, and उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर वो हवा की मदद से फैलना शुरू हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे एसिडियल कप देखो, और ये जो बाहर निकल रहे वो है अपने एसियोस्पोर, एंड द वॉल ऑफ दैट एसिडिया इज कॉल्ड एज द पेरिडियम, ठीक है। ओके, इस तरह से 5 स्टेजेस में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। देखो कहाँ से शुरू किया था हमने, यूरेडियम से, ठीक है। देखो यूरेडियम मान लो अब तुमको पता है इसलिए अब मैं बोल सकता हूँ, एसियोस्पोर आए, एसियोस्पोर ने अपने वीट प्लांट पे इन्फेक्ट किया, वीट प्लांट पे इन्फेक्ट करने के बाद फिर वहाँ पे जर्मिनेशन हुआ, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसको बोला गया अप्रेसोरियम ने और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिडोस्पोर फॉर्म किए, और वो बहुत सारे वीट प्लांट को उसने इन्फेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर सीजनल चेंज आया, मान लो दूसरा सीज़न आया, फिर वो जो रेड कलर की थे अब वो डार्क होना शुरू हो गए, अब उनको बोलना शुरू कर दिया हमने टीलियोस्पोर, ठीक है। टीलियल स्टेज आ गई। टीलियल स्टेज में कैसा था, 2 सेल थे और न्यूक्लियस अभी अलग ही थे, लेकिन टीलियल स्टेज के ही एंड में न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, उनमें मियोसिस हो जाएंगी, और फिर एक प्रोबेसिडिया या फिर इपीबेसिडिया करके स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके ऊपर
एक स्टेरिगमेटा और स्टेरिगमेटा के ऊपर बेसिडियोस्पोर फॉर्म हो जाएंगे, जो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड फिर जाके उनका डाइकैरियोटाइजेशन हो जाएगा, यानी पिक्निडियोस्पोर और स्पर्मेटियल हाइपी फ्यूज़ हो जाएंगी। और फिर जो भी देखो यहाँ पे स्प्रेड हो गई, दो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गई और पिक्निडियोस्पोर फॉर्म होना शुरू हो गए। पिक्निडियोस्पोर और रिसेप्टिव हाइपी फ्यूज़ हो गई और फिर एट द एंड उन्होंने एसियोस्पोर फॉर्म करना शुरू कर दिए एट द लोअर एपिडर्मल सरफेस ऑफ द बारबेरी प्लांट। ठीक है, होप कि तुमको अच्छे से समझ गया होगा। एक और वैसी ही डायग्राम दे रखी है और इस तरह से वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। ये अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, तुमको बहुत काम में आएगा एग्ज़ाम में। अच्छी तरह से लिखना एंड अच्छी तरह से परफॉर्म करना। ठीक है, और ऐसे ही अच्छी तरह से वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।